2016 में इस $100 मिलियन के प्लेन को, जो बिल्कुल ठीक ठाक था, जानबूझकर तोड़ा गया और पानी में फेंक दिया गया। शीशे की बनी हुई बोट्स पर लोगों को अंडर वाटर टूर करवाया जाता है ताकि लोग समंदर के नीचे जाके इनको देख सके। हैरत की बात तो ये है कि इस जहाज को पानी में डुबोने के लिए 3 साल और $20 मिलियन कॉस्ट लगी। एक वक्त में ये एयरबस A330 एयरक्राफ्ट, जो 30,000 फीट की हाइट पर 100 से ज्यादा लोगों को लेकर उड़ता था, आज टर्की के एगन सी में 75 फीट नीचे पानी में दफन है। 2016 में इस $100 मिलियन के प्लेन को, जो बिल्कुल ठीक ठाक था, जानबूझकर तोड़ा गया और पानी में फेंक दिया गया। छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाने के बाद इन पार्ट्स को ट्रक्स पर लोड करके कुसदासी की सी साइड पर पानी में फेंक दिया गया। आखिर वो क्या रीजन थी इस इंजीनियरिंग मार्वल की सिंकिंग के पीछे? मुख्तसर जवाब चाहिए तो वो है आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए। वो क्या होता है, चलिए डिटेल्स में बताता हूँ। अब अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज पहले ये काम कर चुके हैं, जिसमें प्लेन्स ही नहीं, दूसरी तरह की भी चीजें यूज की जा चुकी हैं ताकि समंदर की सी बेड में सेकंड लाइफ क्रिएट की जा सके। अब ये रीफ क्या है और क्यों इतना जरूरी है? समंदर में जहां जमीन बिल्कुल प्लेन हो, वहां किसी भी चीज के होने की वजह से सी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिशेस बनती हैं, यानी समुद्री मखलूक की कॉलोनी बन जाती है। अब जहां फिशिंग की जरूरत हो लेकिन रीफ्स ना हो, तो आर्टिफिशियल रीफ्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल रीफ्स की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होती है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट सी डाइविंग करना पसंद करते हैं ताकि समंदर के नीचे की मखलूक को देख सके। इसी तरह आर्टिफिशियल रीफ्स की वजह से लोग नेचुरल रीफ्स पर भी कम जाते हैं, जिससे सी लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। जहां हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक होगी, वहां रीफ्स में मौजूद एनिमल्स को खतरा होता है। अब एयरबस A330 की अगर बात करें तो इस बड़े जहाज को डूबने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगा। ये माना जाता है कि ये एयरक्राफ्ट पानी के नीचे फ्लोरा और फौना का घर बनेगा। एयरबस की सिंकिंग में डाइवर्स और क्रेन की मदद ली गई, जिसमें एयरक्राफ्ट को बैलून राफ्ट से बांधा गया जब तक जहाज की नोज पानी में डूब नहीं गई। अब ये जहाज था तो फंक्शनल, लेकिन काफी पुराना था। लोकल गवर्नमेंट ने ये बताया कि एयरबस A330 को कोरल रीफ में बदलने से टर्की में लोकल और फॉरेन टूरिस्ट आए। इस एयरक्राफ्ट के पानी में डूबने से पहले टर्की में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हो चुका था। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न बना, जिससे टर्की में टूरिज्म कम हो गया। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस प्लेन को एक डेस्टिनेशन पॉइंट बनाया गया। यही नहीं, 3 और प्लेन्स को भी पानी में डुबोया गया था। टर्की को देखते हुए किंगडम ऑफ जॉर्डन ने भी अपने कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि टैंक्स, ट्रूप कैरियर्स और हेलीकॉप्टर्स को पानी में डुबोया और इनका एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाया, जो रेड सी के बिल्कुल किनारे पर है। तकरीबन 19 मिलिट्री की चीजों को 92 फीट समंदर की गहराई में डुबोया गया। ये अंडर वाटर म्यूजियम अब एक डाइविंग साइट बन चुका है, जहां बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि टैंक्स, एम्बुलेंसेस, मिलिट्री क्रेन्स, ट्रूप कैरियर्स, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, वेपन्स और हेलीकॉप्टर्स। इन सब चीजों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा गया है पानी में। सिर्फ पानी में फेंकने के लिए ही 7 दिन का वक्त लगा और अब हर कोई इनको अकाबा के डाइविंग रिजॉर्ट में देख सकता है। इस म्यूजियम का मकसद सिर्फ यही था कि इसको दुनिया का अनयूजुअल म्यूजियम बनाया जाए। और तो और इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ शीशे की बनी हुई बोट्स पर लोगों को अंडर वाटर टूर करवाया जाता है ताकि लोग समंदर के नीचे जाके इनको देख सके। इसी तरह बहरीन ने भी आर्टिफिशियल रीफ बनाया। उन्होंने बोइंग 747 को पानी में डुबोया अपने एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर, जिसका नाम था डॉक्टर अल मुहर्रक, ताकि वो भी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। यूएस कैसे पीछे रह सकता था? यूनाइटेड स्टेट्स ने USS और इस कैनी एयरक्राफ्ट कैरियर को यूएस कोस्टल वाटर्स में पेंसाकोला से 22 किलोमीटर दूर पानी में डुबोया। असल में ये आखिरी एसेक्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ। वर्ल्ड वॉर के बाद इसको रिजर्व फ्लीट में भेज दिया गया रिपेयर होने के लिए, लेकिन रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो 2004 में यूएस नेवी ने इसको परचेज किया और स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा में आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए समंदर में डुबो दिया। हैरत की बात तो ये है कि इस जहाज को पानी में डुबोने के लिए 3 साल और $20 मिलियन कॉस्ट लगी। और फाइनली 17 मई 2006 में इस शिप को यूएस नेवी पर्सनल ने 212 फुट पानी में डुबो दिया। जहाज में 230 किलोग्राम C4 मटेरियल यूज किया गया था ताकि जहाज को तबाह किया जा सके। न्यूयॉर्क की सबवे कार्स के साथ भी यही किया गया। ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादा है। रोज लाखों पैसेंजर्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए सबवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की सबवे दुनिया की सबसे पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आती है। 1904 से ऑपरेशनल होने की वजह से बहुत सारी सबवे कार्स को अब यूज नहीं किया जा सकता था। तो अनयूज्ड सबवे कार्स को पहले एक स्पेशल सबवे डिस्पोजल साइट पर रखा गया, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ा बाहर है। उनको कचरा समझ के वहां फेंक दिया गया, लेकिन 2001 में मैरीलैंड रीफ कंपनी ने एक जबरदस्त आइडिया दिया कि इन कार्स को आर्टिफिशियल रीफ के लिए यूज किया जा सकता है। इस काम के लिए डेलावेयर के स्लॉटर बीच को सिलेक्ट किया गया। इस आर्टिफिशियल रीफ को नाम दिया गया
रेड बर्ड रीफ कवर का। इस वक्त इस रीफ में 714 सबवे कार्स को डिस्पोज किया जा चुका है। लेकिन सबवे कार्स ही नहीं, 86 रिटायर्ड टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, 8 टग बोट्स और 3000 टन टायर्स को भी डिस्पोज किया जा चुका है। ये रीफ 1 किलोमीटर से बढ़ के 400 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इस आर्टिफिशियल रीफ की प्रोग्रेस देखते हुए यूएस ने अब सबवे कार्स का एक कोटा फिक्स कर दिया है, जिसको आर्टिफिशियल रीफ के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह रेड बर्ड रीफ दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला आर्टिफिशियल रीफ है, जो डेलावेयर में है। इस रीफ से हर साल 10,000 से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसी तरह इसमें बहुत तरह का फौना और फ्लोरा भी पाया जाता है, जिनमें ब्लैक सी बैस, फ्लॉन्डर, ब्लू मसल्स, कोरल फ्लॉर्स, बार्नेकल्स और कॉर्नल मौजूद हैं। इन आर्टिफिशियल रीफ्स में टूना और मैक्रेल मछलियां ज्यादा हैं। इन 4 प्रोजेक्ट्स को देखा जाए कि आखिरकार इन सब यूजलेस चीजों को यूज करके समंदर की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।